Okay, guys. So last lecture में we have started with the short run average cost curve और मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए. मार्जिनल कॉस्ट को हमने काफी डिटेल में लिया और कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व किए और हमने ये डायग्राम कंप्लीट किए. बराबर. अब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन इससे कुछ एमसीक्यूज निकालने हैं. नाउ वो एमसीक्यूज जो इस डायग्राम पे बेस है. यस 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 एक चीज बता दूं, अभी तक ये डायग्राम ऐसे क्यों है, इनका शेप यू शेप में क्यों है, पहले नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं, बराबर, ऐसा सब क्यों है, इसका रीजन मैंने आपको नहीं दिया है. ऑफ कोर्स नाउ मैंने आपको इस टेबल के बेसिस पे, बराबर, नाउ सिर्फ ये डायग्राम की शक्ल, जो कर्व्स हैं, शेप्स हैं, वो बता दी. अब अगेन विदाउट लॉजिक, बिना रीजन को जाने हम पहले इसमें से एमसीक्यूज निकाल लेते हैं. ठीक है ना, उसके बाद लॉजिक को देखेंगे. मैंने कहा ना, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप. ओके, अब है ना एमसीक्यूज. एमसीक्यू से पहले मुझे कुछ आंसर्स आपसे चाहिए. सवाल नहीं कर रहा हूं, जस्ट आप मुझे बताएं कि आपको इस डायग्राम में कितने कर्व्स दिखाई दे रहे हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कर्व्स आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कर्व्स आर देयर? Four. 4 कर्व्स आर देयर. एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट जो ब्लैक में है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट जो रेड में है और फिर ग्रीन में है. बराबर. अच्छा, आपसे पहला सवाल देखो, बिना लॉजिक को समझे भी है ना आप 90% सारे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं. क्या बात कर रहे हो? हाँ, देखो मुझे बताओ, इन चारों में से, इन दिस ऑल 4 कर्व्स, कौन सा कर्व यू शेप में नहीं है? विच कर्व इज नॉट इन यू शेप? Average fixed cost. एवरेज फिक्स AFC. कॉस्ट. परफेक्ट आंसर. बराबर. नाउ जो ब्लैक वाला कर्व है वो यू शेप में नहीं है. तो देखो, इन देखो मैं क्या लिख रहा हूं. All the curves are in U shape except AFC, average fixed cost. हेलो, मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा समझा? All cost curves are in U shape except AFC. हेलो, इसका मतलब AFC को छोड़कर बाकी की जो 3 कर्व्स हैं वो तीनों के तीनों U शेप में है. हेलो, अग्री? ठीक है. तो मेरा फर्स्ट पॉइंट जनरल था, कोई पर्टिकुलर कर्व को लेकर नहीं था. अब मेरा सेकेंड पॉइंट. नाउ सेकेंड पॉइंट, प्लीज लिसन एंड अंडरस्टैंड. सेकेंड पॉइंट, एएफसी का कर्व कैसा है? अगर वो यू शेप में नहीं है तो वो कर्व कैसा है? एएफसी का कर्व कैसा है? Okay. डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो मुझे एक आंसर और देना, अगर एएफसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका मतलब एएफसी का आउटपुट के साथ कौन सा रिलेशनशिप है? Indirect. परफेक्ट आंसर. यही अपना एमसीक्यू है. देखो, मैं आपको कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूं. बराबर. नाउ मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कशंस कर रहा हूं. तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं. as the output increases, as the output increases, AFC continuously falls, continuously falls. वो सिर्फ फॉल होते ही जा रहा है, वापस ऊपर उठने का नाम ही नहीं ले रहा. कंटिन्यूसली फॉल्स. अरे बराबर है. तो दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. बराबर. डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. हेलो, बराबर. अच्छा, अब देखो आपको एग्जाम में क्या क्या पूछ सकते हैं. दे कैन आस्क यू व्हाट इज द शेप ऑफ द एएफसी कर्व. इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग, हाँ कि ना?
कभी कभी वो लोग पूछेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बराबर, इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कभी कभी वो लोग कहेंगे कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन, ये मैं नहीं कह रहा, ये सब थ्योरी डिराइव्ड है, सब एमसीक्यूज है। तो एएफसी का कर्व कैसा है, अगर वो कहे डाउनवर्ड स्लोपिंग तो भी आंसर राइट है, अगर वो पूछे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो भी आंसर राइट है, और अगर वो कहे कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन तो भी राइट है। हेलो सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे है, ना, एक्सप्लेन करो अभी ना है एक ना, बार। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मेरे शेप में नहीं दिखाई दे रहा है, अब एक्चुअली कर्व इस तरीके से जाता है, तो अपना जो यूनिटरी इलास्टिक था ना, यूनिटरी इलास्टिक कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड में यस उस यस सर। तरीके से शेप बनता है, बराबर, इसलिए उसका नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ओके ना, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा सर, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन, कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन समझ गया, कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन का मतलब समझा क्या, आपका कर्व ऐसा है ना, तो ये ओरिजिन है, अगर आप यहां से देखेंगे आपको कॉन्वेक्स दिखाई देगा, यहां से कॉनकेव होता है, बराबर। तो अलग अलग नाम, अलग अलग एमसीक्यूज पूछने वाले कुछ भी पूछ ले, बराबर ना, लेकिन ये मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे सुनते जाना। As the output increases, AFC continuously falls, but it never, but it never becomes zero. But वो कभी जीरो नहीं हो सकता. That means it never touch to x-axis. Never touch to x-axis. Guys, मेरा second point प्योरली AFC को लेकर था. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई. Any doubt? ठीक है. अब थर्ड पॉइंट सुनना, जबरदस्त. रिलेशनशिप बिटवीन एबीसी कर्व एंड एमसी कर्व. नाउ अब अपने को है ना थर्ड पॉइंट क्या पढ़ना है एमसीक्यूज में, कि एबीसी जो मेरा ब्लू कर्व है, बराबर, ब्लू कर्व और ग्रीन कर्व मार्जिनल कॉस्ट, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, उन दोनों में, सॉरी डिफरेंस नहीं, सॉरी, उन दोनों का क्या रिलेशनशिप है. हेलो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ब्लू कर्व एंड ग्रीन कर्व. ठीक है, ब्लू कर्व नीलू और ग्रीन कर्व हरिया, नीलू और हरिया का क्या रिलेशनशिप है. तो देखो तीन रिलेशनशिप्स हैं, मैं आपसे पूछने वाला हूं, मुझे आंसर देना. ठीक है, एक मिनट है, ये पेन दिख नहीं, जस्ट ठीक है. नाउ अब जरा ध्यान देना प्लीज, ब्लू कर्व और ग्रीन कर्व, मैं जहां पे एरो मार्क कर रहा हूं वहां देखना, जब एवीसी फॉल होता है, हेलो, यस और एमसी कर्व भी फॉल होता है, दोनों नीचे की तरफ जा रहे हैं, Yes. यस, इन दोनों में से लेसर कौन है, मार्जिन हरिया विच कॉस्ट इज लेसर, हरिया मार्जिन मार्जिनल कॉस्ट. परफेक्ट, डायग्राम से भी दिखता है और कल भी मैंने डिस्कस किया था टेबल से भी, जब दोनों कर्व फॉल होते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट हमेशा लेसर होगा, बराबर. तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ये मेरा रिलेशनशिप नंबर 1, थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड का ए लिख देता हूं यहीं पे, थर्ड ए वाला पॉइंट. ओके, ये मेरा थर्ड ए पॉइंट है. तो देखो ए पॉइंट, व्हेन बोथ एवीसी and MC falls,
जब दोनों फॉल होते हैं MC इज लेसर देन ABC। हेलो, कोई डाउट? नो सर। चलो, ये सब MCQs हैं आपके। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, आ जाओ। अब इधर देखो, जब MC कर्व राइज होता है और ये ब्लू कर्व ये भी ऊपर की तरफ जाता है, दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एरो दिख रहा है आपको? सर हाँ, तो बताओ विच कॉस्ट इज ग्रेटर? MC विच कॉस्ट इज ग्रेटर? मार्जिन मार्जिनल कॉस्ट। मतलब देखो, जब दोनों फॉल होते हैं ना तो मार्जिनल कॉस्ट इज लेसर, जब दोनों राइज होते हैं ना तो मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर। वाओ, तो ये है अपना थर्ड बी वाला रिलेशन। आ जाओ, बी पॉइंट। व्हेन बोथ ABC and MC rises, MC is greater than ABC। कोई डाउट? देखो, मैं तो डायग्राम से ही सब निकाल रहा हूं। कोई डाउट? नो सर। ओके, नाउ थर्ड। अब मेरी बात सुनो, जब दोनों फॉल हो रहे थे तो MC लेसर था, जब दोनों राइज हो रहे थे तो MC ग्रेटर था। ठीक है, लेकिन अब मुझे एक चीज बताना, डायग्राम में जब ABC ब्लू वाला कर्व मिनिमम हो जाता है तब MC क्या होता है? ग्रेटर, लेसर, इक्वल? इक्वल। इक्वल। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब कोई चीज इक्वल हो जाए तो क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो ये देखो, इंटरसेक्शन। ये है अपना पॉइंट नंबर 3C, बराबर। नाउ की कलर ठीक है, विजिबल तो है। व्हेन ABC इज मिनिमम, व्हेन ABC इज मिनिमम, MC इज इक्वल टू ABC। हेलो, MC इज इक्वल टू ABC, हाँ कि ना? हाँ अच्छा, ये तो मैं ऐसा बोलूं, कट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, नीचे से कर रहा है कि ऊपर से इंटरसेक्ट कर रहा है? MC कर्व कट्स ABC फ्रॉम डाउन above की below? बिलो। Yes, that is MC cuts ABC from below। वो नीचे से कट कर रहा है। सर अभी इतना बकवास पॉइंट कौन पूछता है, नीचे से काट रहा है कि ऊपर से? ये भी MCQ, बराबर। मैं फालतू पॉइंट तो लिखता ही नहीं ना, बराबर। नाउ गाइस, आपको तीनों पॉइंट समझ में आए? मैंने डायग्राम से निकाला है। हेलो, ओके। अब फोर्थ पॉइंट सुनना। फोर्थ पॉइंट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, अभी तो हमने ABC का रिलेशनशिप मार्जिनल कॉस्ट से देखा, हाँ कि ना? यस सर। ब्लू कर्व विद ग्रीन कर्व का रिलेशनशिप देखा, अब देखेंगे रेड कर्व विद ग्रीन कर्व। क्या? हाँ, ATC एंड MC का रिलेशनशिप, एवरेज टोटल कॉस्ट और यू कैन से AC एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप। हेलो, क्या बात कर रहे हो सर? यस, तो मेरी बात सुना गाइस, अलग से कोई रिलेशनशिप नहीं है। जो रिलेशनशिप ABC एंड MC का है ना, वो रिलेशनशिप AC एंड MC का सेम। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, तो जहां जहां मैंने ABC लिखा है ना, वहां पे मैं AC भी लिख सकता हूं। अच्छा, ऐसा? यस फ्रेंड, सेम है, कोई नई बात नहीं। क्या बात कर रहे हो सर? सर नहीं, आप ऐसा प्रूव करो, बताता हूं। अब देखो, मैं यहीं पे प्रूव कर देता हूं, सुनना। पहले फुल स्क्रीन डायग्राम ले ले तो आपको समझेगा। ओके, आ जाओ, देखें जरा। अगर आपको क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप ब्लू कर्व के साथ पूछे या रेड कर्व के साथ, रिलेशनशिप इज 1 एंड द सेम। नाउ सर कैसे प्रूव करता हूं? अब आपको ना ब्लू और ग्रीन है ना ज्यादा अच्छे से समझता है, क्यों मालूम है? दोनों है ना बहुत ही क्लोज है ना, तो दोनों बहुत ही नजदीक है ना, इसलिए अपने को समझ में आता है। बट ATC और MC का रिलेशनशिप है ना, क्यों नहीं समझ दिखाई दे रहा है? बिकॉज उनमें गैप बहुत ज्यादा है। यस। आओ, लेकिन मैं प्रूव कर देता हूं।
हमने पहला पॉइंट लिखा था, जब दोनों कर्व फॉल होते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट लेसर होता है, हाँ कि ना? यस यस। तो इधर भी देखो, जब एटीसी कर्व भी फॉल होता है, बराबर है, तो एमसी कर्व भी फॉल हो रहा है, ये देखो। बताओ, रेड कर्व और ग्रीन कर्व में दोनों में से नीचे कौन है? मार्जिनल कॉस्ट। हेलो, मेरे पिंक कर्व्स को देखना, जब एटीसी भी फॉल हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट भी फॉल हो रहा है, लेसर कौन? मार्जिनल कॉस्ट, और वो तो बहुत नीचे है ना? यस। तो सेम रिलेशनशिप बना कि नहीं? व्हेन एटीसी एंड एमसी कर्व फॉल्स, एमसी लेसर। अच्छा, दूसरा रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था, जब ब्लू कर्व और ग्रीन कर्व राइज होते हैं, एमसी ग्रेटर होता है। जी सर। तो इधर भी देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो, यहां पे मेरा टोटल कॉस्ट राइज हो रहा है। हे, पिंक पेन दिख रहा है आपको? यस तो यहां पर भी ये भी राइज हो रहा है। अब बताओ, ग्रीन और रेड में से ऊपर कौन है? ग्रीन तो मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर, तो व्हेन बोथ द कॉस्ट इज राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर। सिंपल। अच्छा, तो 3B भी सेम रिलेशनशिप रहा। थर्ड मैंने आपको लिखवाया, जब एवीसी मिनिमम होता है तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाता है, मतलब मिनिमम पे कट करता है। इधर भी देखो, जब एटीसी मिनिमम हो जाता है, मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पे तो कट कर रहा है। हेलो, तो इधर भी इक्वल हुआ कि नहीं? और वो भी एमसी कट्स एटीसी फ्रॉम बिलो एट मिनिमम पॉइंट। अग्री? अरे अग्री? हेलो गाइस। यस सर ओके, नाउ, तो यहां पर ऑल द 3 पॉइंट्स यू अंडरस्टूड? कोई डाउट्स है तो पूछ लो। लॉजिक कुछ नहीं, जो डायग्राम में शक्ल दिखाई दे रहा है उसी से थ्योरी बन रही है। एनी डाउट्स स्टिल हियर? तो यहां पर आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व कंप्लीट हो गया। यहां पर आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या हो गया है? कंप्लीट। इससे ज्यादा एमसीक्यूज सर, इससे ज्यादा एमसीक्यूज हो ही नहीं सकते। क्या बात कर रहे हो? बस ये 5 ही एमसीक्यूज हो सकते हैं। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट, फॉर्मूलाज, और ये 3 एमसीक्यूज और, टोटल 5 एमसीक्यू। बराबर। चलो, अब हम लोग ने डायग्राम के बेस पे सारी चीजें देख तो ली, लेकिन सर हम लोग को है ना अभी तक ये समझ नहीं आया कि कॉस्ट यू शेप में क्यों है? पहले फॉल होता है फिर राइज होता है, ऐसा क्यों? हाँ, अब मैं इसका लॉजिक समझाता हूं। आराम से सुनो सुनो सुनो, आराम से सुनो। अब ये थर्ड पार्ट, ठीक है ना? उसके बाद आपका पूरा शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व कंप्लीट हो। आ जाओ, अब देखो लॉजिक। लॉजिक में मैं आपको हेडिंग दे देता हूं, व्हाई एवरेज टोटल कॉस्ट इज इन यू शेप। व्हाई एवरेज टोटल कॉस्ट इज इन यू शेप। बराबर ना? अब जरा ध्यान से सुनना। अब अगर आपको लॉजिक जानना है तो ठीक है, अब मैं आपको इसका मीनिंग समझा रहा हूं, प्लीज समझना, जरा ध्यान देना। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहां पे कॉस्ट है, यहां पर आउटपुट है, ठीक है? और ये आपका रेड कर्व है, एवरेज टोटल कॉस्ट, कुछ इस तरीके से। एवरेज टोटल कॉस्ट। हेलो सर, आपने बाकी के शेप क्यों नहीं लिए? अरे मेरे भाई, अगर मैं एवरेज टोटल ले रहा हूं मतलब मैंने एबीसी भी ले लिया ना। टोटल इज द सम ऑफ बोथ। हेलो, ठीक है? ओके, अब जरा ध्यान दो। सर ये यू शेप में क्यों है? तो सुनना, इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा है, मुझे बताओ, कोई भी बिजनेसमैन क्या चाहता है? उसका कॉस्ट हाई हो या उसका कॉस्ट लो हो? उसका कॉस्ट हाई होना चाहिए कि उसका कॉस्ट लो होना चाहिए? लो होना चाहिए। बराबर है। कोई भी, हर कोई अपना खर्चा क्या दिखाना चाहता है? मिनिमम। अच्छा, उसको कॉस्ट लो क्यों चाहिए?
प्रॉफिट ज्यादा है। हाँ, नाउ बिजनेस का एक ही उसूल है, ये बिजनेस चल रहा है, बराबर है। नाउ बिजनेस में हमेशा बिजनेसमैन का एक ही इंटेंशन होता है, प्रॉफिट हो तो मैक्सिमम हो, बराबर है, और लॉस हो तो मिनिमम हो। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट, अच्छा मैक्सिमम प्रॉफिट कहां आएगा? जहां पे कॉस्ट लो होगा। लो होगा। आ जाओ, अब देखो इकोनॉमिक्स क्या कहना चाहता है। इतना अच्छे से उन्होंने जो थियोरी बनाई है, क्या लॉजिक दिया, वाह 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 वाह। नाउ अंडरस्टैंड, ये मेरा एक्चुअल डायग्राम है, इसके ऊपर मैं थ्योरी लिखने वाला हूं बाद में, पहले थोड़ी थोड़ी चीजें देखते हैं। अब देखो, एक एग्जांपल के साथ चलते हैं। नाउ मान लो कि ये मेरा मशीन है, ये मेरी एक मशीन है, ठीक है। मशीन भी तो कॉस्ट ही होती है ना, तो ये मेरी एक मशीन है जो मेरी टोटल कॉस्ट है। इसका ना कैपेसिटी है 50 चॉकलेट्स बनाने का। हेलो, इसका व्हाट इज द कैपेसिटी? मैं एक बार में कितनी चॉकलेट्स बना सकता हूं? 50। 50 चॉकलेट। 50। यस। अब मेरी बात सुनना, एक स्टोरी ले रहे हैं जरा। अभी अभी जस्ट मैंने एक नई मशीन खरीदी, ये रेड वाली मशीन, इसको आप मशीन समझे, बराबर है। और इस मशीन की कैपेसिटी है 50 चॉकलेट्स प्रोड्यूस करना एक ही बार में, ठीक है ना। मैंने जस्ट नया बिजनेस चालू किया है, तो क्या मुझे एक ही बार में स्टार्टिंग में 50 चॉकलेट्स का ऑर्डर आ जाएगा क्या? नहीं, नहीं। बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता है, एम आई करेक्ट? यस। तो जब मैंने बिजनेस चालू किया तो मुझे इनिशियली पहले 10 चॉकलेट्स का ऑर्डर आया, तो कहने से 50 के पहले 10 होगा, तो ये मेरी 10 चॉकलेट्स मैं यहां पर प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मेरी कॉस्ट कितनी हुई? मान लो कि 10 रुपए। हेलो, यस सर। बराबर, वाई एक्सिस में हम कॉस्ट लिख रहे हैं ना। अब है ना, मेरा डेयरी मिल्क चॉकलेट्स के साथ टफ कंपटीशन। डेयरी मिल्क का चॉकलेट भी 10 रुपीज से शुरू होता है। yes, यस। अब मुझे भी डेयरी मिल्क के जितना ही प्राइस रखना पड़ेगा, नहीं तो मेरा चॉकलेट बिकेगा ही नहीं, एम आई करेक्ट? yes, तो मार्केट में, बराबर है, मेरे भी चॉकलेट का मैंने प्राइस 10 रुपए रखा, बराबर। अब बताओ, मेरा कॉस्ट भी 10 रुपए और मेरा सेल प्राइस भी 10 रुपए, व्हाट इज माई प्रॉफिट? 0, जीरो। स्टार्टिंग में ना मेरा प्रॉफिट जीरो चल रहा है, 10 चॉकलेट्स बनाई मैंने, बेची भी, लेकिन प्रॉफिट नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरी कॉस्ट बहुत हाई है, 10 रुपया तो बनाने को लग रहा है, ठीक है। पर धीरे धीरे लोगों को मेरे चॉकलेट्स पसंद आ रही है, धीरे धीरे लोगों को मेरा चॉकलेट्स का टेस्ट पसंद आया, तो मेरा ऑर्डर्स बढ़ने लगा। तो अब मुझे मिला 20 चॉकलेट्स का ऑर्डर। वाओ, तो 20 चॉकलेट्स कहीं तो भी इधर है, 50 के पहले 10 के बाद। हेलो, अब जैसे ही मैंने yes, 20 चॉकलेट्स बनाई ना, मेरी कॉस्ट है ना सीधी 8 रुपए हो गई। मतलब 2 रुपए से मेरा कॉस्ट क्या हो गया? कम। कम हो गया। अब बताओ, ये चॉकलेट बेचूंगा तो 10 रुपए में ही। यस yes, सर। यस। अब मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा 2, है। हाँ, 2 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब इकोनॉमिक्स क्या कहना चाहता है, मेरी बात सुनना। जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो ना, तो आपकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, लेकिन जब आपका प्रोडक्शन बढ़ता है ना, नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ाते हो, तो आपकी कॉस्ट इनिशियली कम होती जाती है। तो जब कॉस्ट कम होती जाएगी तो आपका प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा। होगा। बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, अब लोगों को मेरी चॉकलेट्स बहुत पसंद आ रही है, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ ऑर्डर्स। तो अब है ना 50 चॉकलेट्स का मुझे ऑर्डर आया, बराबर है। मैंने 50 चॉकलेट्स बनाई, ओ माय गॉड, 50 चॉकलेट्स बनाते मेरी कॉस्ट और कम हो गई, नाउ अप टू 6 रुपए। अब मुझे एक चॉकलेट 6 रुपए में बना रहा हूं और 10 रुपए में बेच रहा हूं, मजा आ रहा है। प्रॉफिट कितने का? 4 रुपए। 4। मतलब आप लोग एक चीज देख रहे हो, द मोर आई एम प्रोड्यूसिंग, द मोर माई कॉस्ट इज रिड्यूसिंग। यस। यस सर। लेकिन अब मेरी बात सुना, मेरी मशीन की कैपेसिटी कितनी थी? 50 50। चॉकलेट। 50। क्या मैंने उसकी पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज कर ली? यस। यस, बराबर। अब सुनो, अब मेरा पास ऑर्डर्स और बढ़ रहा है, आई एम गेटिंग 80 चॉकलेट्स का ऑर्डर। ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव गॉट 80 चॉकलेट्स का ऑर्डर। अब मुझे 80 चॉकलेट्स है ना कहीं तो भी यहां बनेगी। हेलो, अरे 50 के आगे 80 होगा ना?
Yes, sir. हाँ, अब जैसे मैंने 80 चॉकलेट्स बनाई ना, साला कॉस्ट बढ़ गया कम होने के बदले, समथिंग एट 7 रुपीज, सॉरी 9 रुपीज। पिंक वाली लाइन देख रहे हो आप लोग? अचानक से कॉस्ट कम होते होते इतना खुशी वाला मोमेंट था, बराबर है, अचानक से मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। पहले तो फॉल हो रही थी, अब राइज हो गई अचानक से, बराबर है। अब 9 रुपीज से मेरा 80 चॉकलेट्स बनेगा, 9 रुपीज पर चॉकलेट, और मैं 10 रुपए में बेचूंगा, तो व्हाट इज माई प्रॉफिट मार्जिन? 1. 1 रुपी। एक तो फिर 50 चॉकलेट्स ही बेटर था। हेलो, Yes. कम से कम 50 चॉकलेट 6 रुपए में बन रही थी, तो 4 रुपए तो कमा रहे थे। यहाँ पर तो 80 चॉकलेट्स का ऑर्डर आया, खुश बड़ा था, लेकिन कॉस्ट बढ़ गई मेरी, 9 रुपीज का एक चॉकलेट बन रहा है और 1 रुपए का ही प्रॉफिट है। तो व्हाट इज बेटर, शुड आई सेल 80 चॉकलेट्स, शुड आई सेल 50 चॉकलेट्स? Chocolates. 3 chocolate. यस। अब सवाल ये है, सर आपकी कॉस्ट बढ़ क्यों गई? गाइस, अगर ये समझ जाओ तो लॉजिक खत्म हो जाता है। इनिशियली फॉल होता गया, खुशियां बढ़ती गई, प्रॉफिट बढ़ता गया, अचानक से कॉस्ट इंक्रीज हुई, प्रॉफिट धाम के गिर गया, बराबर है। अब इकोनॉमिस्ट ने ये ऐसा केस क्यों बनाया? तो अब मेरी बात सुनो, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं ना। एग्जांपल समझ गया ना? अब लॉजिक सुन। इकोनॉमिस्ट कहना चाहता है कि प्रवीण, तेरी मशीन की कैपेसिटी 50 है। रहा, पहले ना जब तू 10 चॉकलेट बनाना था तो तेरी कॉस्ट हाई थी। रहा, क्यों मालूम है? बिकॉज तुमने अपनी मशीन को अंडर यूटिलाइज किया। तुम्हारे रिसोर्स की कैपेसिटी है 50 चॉकलेट बनाने की, लेकिन तुम बना रहे हो कितनी चॉकलेट? 10 चॉकलेट। अगर आप रिसोर्स को अंडर यूटिलाइज करोगे ना, तो हमेशा आपकी कॉस्ट हाई होगी। 10 रुपए थी। फिर मैंने अपने इकोनॉमिस्ट को पूछा, ठीक है, मेरा मशीन का कैपेसिटी 50 था, मैंने 10 चॉकलेट्स बनाई, मान लिया कि मैंने अपनी मशीन को अंडर यूटिलाइज किया, मान लिया। जब मैंने 20 चॉकलेट्स बनाई इकोनॉमिस्ट, तो मेरी कॉस्ट थोड़ी कम क्यों हो गई? तो बोलते हैं, सुन प्रवीण, नाउ 10 रुपए से जब तूने 20 चॉकलेट्स बनाए तो 8 रुपए हो गई, बोले तब तो कॉस्ट कम हुआ। हाँ, क्यों मालूम है? क्योंकि तुम है ना अंडर यूटिलाइज आज भी कर रहे हो, लेकिन पहले से थोड़ा अच्छा यूटिलाइजेशन किया है, मतलब यू आर मूविंग टूवर्ड्स ऑप्टिमम लेवल, बराबर। तो जब जब आपका कोई भी रिसोर्स अंडर यूटिलाइज होगा, हमेशा आपकी कॉस्ट क्या रहेगी? ज्यादा। High. Zada. बराबर। अब तुम ज्यादा प्रोडक्शन करोगे ना, तो तुम ऑप्टिमम की तरफ जा रहे हो, बराबर है। नाउ सर, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम? ऑप्टिमम का मतलब है उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन। 50 चॉकलेट को ऑप्टिमम कहते हैं। 50 चॉकलेट्स को क्या कहते हैं? ऑप्टिमम। तो तुम अगर जितना ज्यादा प्रोडक्शन करते जाओगे, जब तक तुम नॉर्मल कैपेसिटी उसकी ऑप्टिमम तक नहीं पहुंचोगे, तुम्हारी कॉस्ट कम होती जाएगी। तो 20 चॉकलेट्स में भी है ना, अभी भी तुम्हारा अंडर यूटिलाइजेशन ही है, क्योंकि कैपेसिटी 50 चॉकलेट्स की है, लेकिन 10 से ज्यादा यूटिलाइज किया तो थोड़ी कॉस्ट कम हो गई, बराबर 8 रुपीज। लेकिन अभी भी तुम कम कर सकते हो। फिर मैंने 50 चॉकलेट्स प्रोड्यूस की, 50 पे मेरा कॉस्ट कितना आया? 6। 6. 6 से कॉस्ट कम नहीं हो सकती। 6 से कॉस्ट कम हो नहीं सकती। दिस इज द मिनिमम कॉस्ट। इतना तो लगेगा ही ना, नहीं तो बिजनेसमैन सोचेगा फुकट में ही आ जा रहा है, बराबर है। 50 पे आपको रुक जाना है, बिकॉज यहां पर आप मैक्सिमम प्रॉफिट एंजॉय करो, क्योंकि कॉस्ट क्या है? कॉस्ट मिनिमम, तो प्रॉफिट मैक्सिमम। हेलो, अच्छा, ठीक है सर, मान लिया कि पहले अंडर यूटिलाइज हो रहा था, इसलिए कॉस्ट हाई थी, अब ऑप्टिमम हो रहा है, इसलिए हम मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं। सर वापस कॉस्ट बढ़ क्यों गई? बिकॉज गाइस, इट इज कॉल्ड ओवर यूटिलाइजेशन। आपके मशीन का कैपेसिटी क्या था? 50 का। तुमने उस 50 की कैपेसिटी की मशीन से कितनी चॉकलेट्स बनाई? 80। मतलब तुमने उसको ओवर यूटिलाइज किया, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसको यूटिलाइज किया, उसको एक्सप्लॉइट किया। हेलो, हाँ कि ना? यस। तो इकोनॉमिस्ट कहता है, ओवर यूटिलाइजेशन में भी है ना तुम्हारी कॉस्ट बढ़ेगी। तो बिजनेस में ना तो अंडर यूटिलाइजेशन अच्छा है, ना ओवर यूटिलाइजेशन अच्छा है। हमेशा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इज गुड, दैट्स व्हाई इट इज इन यूज, बराबर। अब देखो, मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज माय ऑप्टिमम लेवल। मेरी बात सुनना, ये मेरी कॉस्ट मिनिमम है यहां पर, बराबर है। अगर तुम ऑप्टिमम के पहले यूज कर रहे हो, इट इंडिकेट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स।
अंडर यूटिलाइजेशन में हमेशा आपकी कॉस्ट क्या रहेगी? हाई। तो अगर आप अंडर यूटिलाइजेशन पे हैं और अगर आपको कॉस्ट कम करनी है तो आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाओ। हेलो। Yes, sir. नाउ अगर आप इस पॉइंट पे हैं तो इट इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। बराबर। और अगर आपने ऑप्टिमम से ज्यादा प्रोडक्शन किया तो दैट इज कॉल्ड ओवर यूटिलाइजेशन। तो आपका कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाए। तो इकोनॉमिक्स ये कहना चाहता है एक लाइन में, ना तो किसी भी रिसोर्स का अंडर यूटिलाइजेशन अच्छा है ना ओवर यूटिलाइजेशन। आप अंडर यूटिलाइजेशन पे भी आपका नुकसान होगा, ओवर यूटिलाइजेशन पे भी आपका नुकसान होगा। सर नुकसान कैसे होगा? कॉस्ट हाई होगी तो प्रॉफिट कम होगा। बराबर है। तो सर मैक्सिमम प्रॉफिट कहां होगा? हेलो, वेयर इज द मैक्सिमम प्रॉफिट? 50. यस, ऑप्टिमम इमा यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे आपकी कॉस्ट मिनिमम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा ज्यादा कम होगा। होगा। और यही तो बिजनेस का पर्पस होता है, मैं प्रॉफिट कमाऊं तो मैक्सिमम कमाऊं। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड, मेरी बात सुनना, मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट। इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। इसके बियॉन्ड जाओगे तो वापस कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा। हेलो। Yes, सर sir. वो बराबर। यूटिलाइजेशन हाँ नहीं मतलब में बेटर है क्योंकि वो फिर अगर ज्यादा यूनिट्स हम लोग आउटपुट करेंगे तो फिर तो प्रॉफिट ही बढ़ना चाहिए ना। तो क्या फैक्टर्स है उसके लिए ओवर यूटिलाइजेशन? बताता हूं, इसके अभी लाइव एग्जांपल्स भी दूंगा। रुक जाओ, आपका डाउट जो है ना वो 5 मिनट के बाद क्लियर हो जाएगा। 5 मिनट 10 मिनट के, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। एकदम वियर्ड वियर्ड से क्वेश्चंस आते हैं नाउ। अच्छा, पहले कुछ नाम और लिख दूं। ये अंडर यूटिलाइजेशन को है ना एक और नाम से जाना जाता है, इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और ओवर यूटिलाइजेशन को कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सर मतलब? अब बहुत सारे मतलब है, पहले मैं लिख देता हूं उसके बाद में बताता हूं, हर चीज का मीनिंग समझाऊंगा। बराबर। एक ही चीज के तीन तीन नाम है। अच्छा, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड इट इज कॉल्ड डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। देयर आर three names to it. Underutilization is also called increasing returns to scale and economics of scale. Overutilization is also called decreasing returns to scale and diseconomics of scale. बराबर। पहले तो आप ये नाम लिख लो। Overutilization is also called decreasing returns to scale, diseconomics of scale. Underutilization is called increasing returns to scale, economics of scale. Now, अब मेरी बात सुनना। सर क्या मतलब है यार इतने बड़े बड़े नाम के? बताता हूँ, यूज टू हो जाएंगे, पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। नाउ अंडरस्टैंड, मेरी बात सुनना। अंडर यूटिलाइजेशन का तो मतलब समझ गया कि आपकी कैपेसिटी Yes. बहुत ज्यादा है लेकिन आप अपने आप को यूटिलाइज कर रहे हो। नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हो। परफेक्ट। सर ये अंडर यूटिलाइजेशन लेमन टर्म है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसे कहा गया है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल? देखो, इंक्रीज मतलब कुछ तो भी बढ़ रहा है, रिटर्न्स, रिटर्न्स का मतलब होता है प्रॉफिट। रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। Profit. तो ये वो स्टेज है जहां पर आपकी प्रॉफिट बढ़ती है, योर प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। क्या? हाँ, अबे क्योंकि कॉस्ट क्या हो रही है? कम Decrease. कम हो रही है। तो कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा। तो तभी तो उसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहते हैं। अरे नाम कैसे निकले, समझ में आया क्या? यस सर। ओके। तो सर इसको डिक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों कहते हैं? बट ऑब्वियस है, आपकी कॉस्ट ज्यादा हो रही है। बढ़ रही है, तो कॉस्ट बढ़ रही है तो प्रॉफिट क्या होगा? कम। तो डिक्रीजिंग मतलब कम होना, रिटर्न्स का मतलब प्रॉफिट। हेलो, नहीं समझा यस ना? सर, नहीं समझा। सर, बराबर। नहीं समझा। रिटर्न्स का मतलब प्रॉफिट होता है,
कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होता है ना, तो प्रॉफिट्स आर डिक्रीजिंग। हेलो, Yes, sir. एनी डाउट्स? No, sir. ओके, अब तो व्हाट इज दिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल? इकोनॉमिक्स का मतलब है बेनिफिट्स। अब बताओ, कॉस्ट कम हो रही है तो तुम्हारे लिए फायदा है कि नुकसान है? फायदा। तो बस उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, बेनिफिट्स। डिस इकोनॉमिक्स का मतलब है नुकसान। अगर तुम्हारा कॉस्ट बढ़ेगा तो फायदा है कि नुकसान है? नुकसान। तो तभी तो उसको डिस इकोनॉमिक्स कहते हैं। मीनिंग समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ऑल ऑफ यू? नाउ, तो ना तो किसी भी चीज का अंडर यूटिलाइजेशन अच्छा है ना ओवर यूटिलाइजेशन। हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट किधर मिलेगा आपको? Optimize utilization. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। और ऑप्टिमम पे आपका कॉस्ट मिनिमम होता है और प्रॉफिट Maximum. मैक्सिमम होता है। एनी डाउट? Yes, sir. अब No, समझा sir. ये यू शेप में क्यों है? Yes, sir. ओके, जस्ट अ मिनट, गिव मी 2 minutes। ओके, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल गाइस? Yes, मेरा sir. आवाज आ रहा है? हाँ, ओके गाइस, आपको ये वाई एटीसी इज इन यू शेप ये समझ आया? लॉजिक समझा? हाँ ठीक है, अब मेरा एक सवाल आपसे। अब इस डायग्राम को देखो, एटीसी मेरा यू शेप में है। हाँ जी सर जी। मुझे बताओ इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो कहां रहा है? मैं आपको पॉइंट्स देता हूं, सुनना। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। B point. B point. B. बी पॉइंट क्योंकि वहीं पे Yes, मेरा Yes, कॉस्ट sir. मिनिमम है। Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट आंसर है बी पॉइंट। तो अब है ना मेरा एक सवाल, सुनना। एट विच पॉइंट, मेरा क्वेश्चन सुनना, एमसीक्यू एग्जाम में आया हुआ। एट विच पॉइंट प्रोड्यूसर एंजॉय मैक्सिमम प्रॉफिट? बराबर, ऑप्शन भी देता हूं। वेयर एमसी is lesser than ATC, MC is greater than ATC, और MC is equal to ATC। Equal to C is 80. equal to Equal 80. to- हाँ, तो अब मेरी बात सुनना, जो चीज मुझे आपको समझानी थी, हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट वहां होता है जहां पर MC ATC को कट करता है। ऑप्टिमम पॉइंट, और यू कैन से मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट। बराबर। तो मेरी बात सुनो, आज के बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में पूछे कि वेयर एट विच पॉइंट प्रोड्यूसर एंजॉय मैक्सिमम प्रॉफिट, तो वेयर एमसी कट्स 80C. फ्रॉम Below. बिलो, वो ही मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट है। बराबर। इस डायग्राम में भी देख लो, हमेशा एटीसी मिनिमम पे कट करता है, सॉरी एमसी मिनिमम पे कट करता है। बराबर। तो जहां पर एमसी एटीसी को कट करता है ना, वो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट होगा। हेलो, एनी डाउट? Sir. No, sir. आपको हर एक चीज समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है, तो वाई एटीसी इज इन यू शेप ये समझ में आया? ठीक है सर, बट सर हमको एक दो एग्जांपल्स दे दो तो थोड़ा है ना हम लोग को लगे कि हाँ ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन में भी लो प्रॉफिट है, ओवर यूटिलाइजेशन में भी लो प्रॉफिट है,
हमेशा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इज द बेटर ऑप्शन। सर कोई एग्जांपल प्रैक्टिकल, ये तो आपने वो बताया जो इकोनॉमिस्ट ने कहा। नाउ कैन यू गिव अस सम एग्जांपल्स? यस फ्रेंड, आई कैन गिव यू एग्जांपल्स। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जरा सुनो, आराम से सुनो। कुछ लाइव एग्जांपल्स लेते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन, ओवर यूटिलाइजेशन, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरा एक लेबर है जो चॉकलेट्स बनाता है। हेलो, लेबर, वर्कर, Yes, sir. वो है ना 8 आवर्स काम करता है, बराबर है। वो 8 आवर्स का 800 रुपीज का सैलरी लेता है, और यू कैन से वेजेस। वेजेस मेरे लिए कॉस्ट है कि नहीं? Sir. Yes, sir. यस, बराबर है। और वो 8 घंटे में चॉकलेट्स 800 चॉकलेट्स बना लेता है। तो बताओ मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट कितना आता है? ये मेरा टोटल कॉस्ट है। नाउ आवर्स को जाने दो, 8 घंटे को जाने दो। बंदा 800 रुपए लेता है 8 घंटे में, 8 घंटे काम करता है और 800 चॉकलेट्स बनाता है। तो मैं सोलू मुझे 800 रुपीज में 800 चॉकलेट्स मिली, तो एक चॉकलेट की कॉस्ट क्या पड़ी? 1 rupee. 1 रुपी। दिस इज माई एवरेज टोटल कॉस्ट। आप भी यही करते हो ना, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। हेलो, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब मेरे इस बंदे की है ना जो कैपेसिटी है ना, वो 8 घंटे काम करने की है, ठीक है। हर फैक्टर की अपनी कैपेसिटी होती है, उसके बियॉन्ड भी वो नुकसान देगा और उसके पहले भी वो नुकसान देगा, ठीक है। तो उस बंदे का ऑप्टिमम कितने घंटे काम करने का है? 8 hours. 8 आवर्स, परफेक्ट। अब सुनो, मैं ओवर यूटिलाइजेशन का एग्जांपल लेता हूं। 8 घंटे में बंदा 800 चॉकलेट्स निकालता है। एक दिन मुझे 1200 चॉकलेट्स का ऑर्डर आया, 1200 चॉकलेट्स का ऑर्डर आया मुझे, बराबर है। तो आज मैंने मेरे वर्कर से कहा, आज अपने पास एक बड़ा ऑर्डर है, आज आप 8 घंटे नहीं, कितने घंटे काम करोगे? 12. 12 घंटे काम करोगे, बराबर है। अब लेबर्स बेचारे थक जाएंगे 8 घंटे बाद, पर बॉस को कौन मना कर सकता है? तो अब मेरी बात सुनना, ये हमारा स्टैंडर्ड है, तो सुनो। बंदे लोगों ने पहले 8 घंटे 800 चॉकलेट्स, 800 रुपए में 800 चॉकलेट्स बनाई। मेरा कॉस्ट क्या आया? 1 रुपी। हेलो, क्योंकि तब तक उनकी कैपेसिटी थी। हेलो, गाइस, Yes, sir. अब मैंने अपने लेबर्स को कहा, हेलो आज कोई घर नहीं जाएगा, बराबर है, 4 घंटे और काम करो, क्योंकि 1200 चॉकलेट्स बनाने हैं। उन्होंने 800 चॉकलेट्स ही बनाई। अब मुझे एक चीज बताना दोस्तों, वो लोग 4 घंटे और काम करेंगे। अब Yes, मेरा sir. लेबर थक चुका है, लेकिन जबरदस्ती करवा रहा हूं तो काम तो करेंगे। इट्स कॉल्ड ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर यूटिलाइजेशन। नाउ बंदे को सैलरी कितनी देनी पड़ेगी 4 घंटे की? आप लोग ही बता दो। 400। अरे 8 आवर्स का 800 लेते हैं, तो 4 आवर्स का 400. 400, तब जाके 12 घंटे होंगे ना। बताओ वो 4 घंटे में कितनी चॉकलेट्स बनाएंगे? 400. So, नहीं बना पाएंगे। यही तो इकोनॉमिस्ट कहना चाहता है। वो लोग है ना 300 चॉकलेट्स बना सकते हैं, 350 बना सकते हैं, 400 बना ही नहीं पाएंगे। सर क्यों? गाइस अपने लेबर थक गए हैं। तो मालूम है, अगर आप बियॉन्ड द कैपेसिटी काम करोगे ना, तो आप काम करोगे जरूर, सैलरी भी उतनी लोगे, लेकिन आपका प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इट्स अ Less. नेचुरल थिंग। अब मुझे बताओ, 400 रुपए में तुमने 300 चॉकलेट्स बनाई, आपकी जो एवरेज कॉस्ट आई ना, इट्स मोर देन 1 रुपी। एम आई करेक्ट? 1.20 Yes, sir. पैसा। आपका कॉस्ट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? वाई? ड्यू टू Utilization. होप यू अंडरस्टूड। Yes, sir. ठीक है। नॉट Sir, ओनली लेबर, इट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल। किसी भी चीज का एक्सेस इज नॉट गुड। और ये मैं नहीं कह रहा, आप लोग ने हिंदी में भी पढ़ा है, अति सबकी खराब है। हेलो, मेडिसिन एक लिमिट में लोगे तो फायदा करेगी, एक्सेस डोज लोगे Yes, तो sir. रिएक्ट करेगा, हाँ की ना? Yes, sir. अच्छा, ये चीज आपने इधर ही नहीं पढ़ी, आप लोग ने मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ा। आपको पता है पॉइंट ऑफ सेटाइटी के बाद मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है। Yes, sir. नेगेटिव का मतलब है वो अब आपको Yes, yes, yes. नुकसान दे रहा है। Disutility. यस, नाउ अच्छा ठीक है सर, हम लोग को ओवर यूटिलाइजेशन समझ गया। अब आप हमको अंडर यूटिलाइजेशन भी बता दो।
आ जाओ, सर, अंडर यूटिलाइजेशन का एग्जांपल देता हूँ, इधर आओ। अंडर यूटिलाइजेशन का एग्जांपल सुनना। सर हाँ, वेजिस तो पर यूनिट पे मिलता है ना, तो फिर 300 बनाएंगे तो 300 ही मिलेगा, ज्यादा कैसे मिल सकते हैं? कौन काम करेगा तुम्हारे पास? आपको पता है वेजेस है ना, प्रैक्टिकली मिनिमम फिक्स होता है कि हम आपको मिनिमम इतना देंगे, के ऊपर अगर आप ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा देंगे। अगर आप पर यूनिट लोगे ना हमेशा, तो कोई भी लेबर आपके पास काम नहीं करेगा। आप समझे? यस सर। हाँ। हाँ नाउ अब मेरी अंडर यूटिलाइजेशन देखो। ऐसे तो सर फिर वो लोग 300 के जगह पर अगर समझो 200 ही बनाए तो भी उन्हें 400 ही मिलेगा। हाँ, तो आपको 400 रुपीज तो देने पड़ेंगे ना, वो तो मिनिमम कमिटमेंट है। नाउ अब मेरी बात सुनो। नेक्स्ट अंडर यूटिलाइजेशन देखो, अंडर यूटिलाइजेशन। नाउ अंडर यूटिलाइजेशन में मान लो कि बंदा 8 आवर्स के लिए आज आया। प्लीज हाँ, एकदम लाइव एग्जांपल सुना, थोड़ा प्रैक्टिकली रिलेट करने की कोशिश करता हूं। आज बंदा मेरी फैक्ट्री में आया एकदम फ्रेश मूड पे, बराबर है। 8 आवर्स के लिए आया बंदा, उसकी सैलरी कितनी होगी? 800. 800 रुपीज। लेकिन आज मेरे फैक्ट्री में लाइट नहीं थी, लाइट सिर्फ 3 घंटे आई। अब लाइट नहीं था, उसमें लेबर का गलती है? नो सर। No, sir. बंदे ने 3 घंटा काम किया, कितना चॉकलेट्स बनाया? 300. 300। अच्छा, अब आज मैं लेबर को बोल सकता हूं ना, आज तुम लोगों ने 300 चॉकलेट्स बनाया तो मैं आज आपको 800 रुपए नहीं दूंगा, 300 रुपए ही दूंगा। नो सर। नो सर। लेबर क्या बोलेगा? हमारा क्या गलती साहब, हम तो आए थे फैक्ट्री में 8 घंटे से बैठे हैं, लाइट नहीं है तो हमारा गलती नहीं, हमको हमारा पगार पूरा चाहिए। एम आई करेक्ट? यस सर। तो आज मुझे 800 देना ही पड़ेगा। लाइट वाजंट देयर, दैट वाज नॉट देयर फॉल्ट, दे वर प्रेजेंट इन द ऑफिस फैक्ट्री, बराबर है। तो 3 घंटे लाइट थी तो 300 चॉकलेट्स बनाए, तो मेरा कॉस्ट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यस सर। बराबर है। तो अंडर यूटिलाइजेशन में भी तुम्हारा कॉस्ट हाई होता है, ओवर यूटिलाइजेशन में भी तुम्हारा कॉस्ट हाई होता है। तो सर मिनिमम किधर होता है? ऑप्टिमम। ऑप्टिमम। एनी डाउट्स? नो सर। पक्का? सर, ओवर में मशीनरी का कोई एग्जांपल है क्या, मशीन वगैरह का? मशीन का भी एग्जाम्पल है, आ जाओ, मशीन का भी बता देता हूं। चलो, मशीन अब फैक्ट्रियों में होती है, हमारे घर पे वॉशिंग मशीन होती है। हेलो, यस यस सर। हम वॉशिंग मशीन लेते हैं। मान लो कि एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी है एक बार में 20 क्लोथ्स साफ करने की। कितना? यस सर। 20। 20 क्लोथ्स। और है ना, एक बार जब मशीन चलती है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा मान लो कि 20 रुपए होता है, 20 रुपीज अज्यूम करते हैं। तो कहने से ये तुम्हारा कॉस्ट है। हेलो, टोटल कॉस्ट। यस सर। तो तुम्हारा जो आउटपुट है वो 20 क्लोथ्स है, बराबर है, आउटपुट क्वांटिटी। और तुम्हारा जो टोटल कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा वो 20 रुपए है। पता तुम्हारा एवरेज क्या आया? 1. 1 रुपया। अरे 20 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी में अगर Yes, 20 sir. कपड़े धुले तो 1 रुपया, एक कपड़े धुला ना। दिस इज द ऑप्टिमम। यस सर। अगर आप एट ए टाइम 20 क्लोथ्स उस वॉशिंग मशीन में धोते हो, आपको मिनिमम कॉस्ट 1 रुपया पर कपड़ा आएगा, ठीक है। एक दिन आपके घर में सिर्फ 5 ही कपड़े थे, धोने भी जरूरी थे, बराबर है। आपने 5 क्लोथ्स वॉशिंग मशीन में डाले, पता तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा? 20 रुपए। 5 रुपए। अबे 20 ही रुपए आएगा। सर क्यों? अबे मशीन तो पूरी चल रही है ना, कि मशीन भी आधी चलेगी। तुम एक कपड़ा धो या 20 कपड़े धो, मशीन तो पूरी चलेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी तो उतना ही कंजम्पशन होगा ना। यस सर।
So even though you are washing 5 clothes in a machine whose capacity is 20 clothes to wash 20 clothes at a time, your cost will go to increase to 5 rupees, 4 rupees. It's an underutilization. Hello? हाँ Agree? yes अच्छा, अब कोई मुझे ये कह सकता है सर ओवर यूटिलाइजेशन का एग्जांपल ले लो. मान लो कि आपने 20 क्लोथ्स के बदले 25 क्लोथ्स अंदर डाल दिए. अब मशीन है Yes. बेचारी, मना तो कर नहीं सकती, बराबर है. इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना आएगा? 20 20, क्योंकि एक ही बार में मशीन चल रही है ना, yes बराबर है. अब आप बोलोगे सर कॉस्ट तो कम हो गई. नहीं, यहां पर इकोनॉमिस्ट कहता है कि अगर आप इसको इतना यूटिलाइज करोगे तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा, का डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, उसकी लाइफ क्या हो जाएगी? कम. मतलब अगर ये मशीन अगर आप प्रॉपर यूटिलाइज करते तो शायद 10 साल चलती, लेकिन आप अगर इसको ओवर एक्सेस यूटिलाइज करोगे तो चलेगी, मशीन मना नहीं करेगी. लेकिन कभी कभी कुछ चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी जिससे आपका कॉस्ट, अदर कॉस्ट बढ़ जाएगा. हेलो, yes मशीन का sir. एग्जांपल समझ गए? हाँ सर डन. तो होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड कि हमेशा बिजनेस में ना तो अंडर यूटिलाइजेशन अच्छा है ना ओवर यूटिलाइजेशन अच्छा है कि नहीं? yes sir. बराबर. yes sir. हमेशा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए. ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट्स है तो पूछ लो भाई. मैच्योर टॉपिक्स है ना ये सब, और कोई असम्पशन Yes. नहीं, एकदम रियलिस्टिक, एकदम रियलिस्टिक. यस, बोलो. किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लो, पूछ लो. चलो, नाउ किसी को कुछ डाउट्स नहीं है? ओके. तो बाय दिस माय शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ओवर. ओके, एक बार हम थोड़ी चीजें को अंडरलाइन कर लेते हैं, फिर चलते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. वो तो 15 मिनट का कंसेप्ट है, खत्म हो जाएगा फटाफट. आ जाओ जल्दी. तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कॉस्ट एनालिसिस. कल हम नया चैप्टर करें. बहुत छोटा सा क्यूट सा चैप्टर है. मैंने आपको कहां से कहां तक टिक मार्किंग करवाई थी? जितनी भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं सबको अंडरलाइन कर लेते हैं, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं. फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों ने टिक मार्किंग कर लिया था, हाईलाइट कर लिए थे. Yes, sir. ओके. शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व्स, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, क्या ये पैराग्राफ अंडरलाइन किया था हमने? No. ओके, तो आप अंडरलाइन कर लें फटाफट. नाउ, factors which can be easily varied with a change in the level of output are called variable factors. ये variable cost का definition. Factors which cannot be readily varied and require a longer period to adjust are called fixed factor. जो आउटपुट के साथ बदलते नहीं है उसे फिक्स फैक्टर कहते हैं. बाकी बहुत पकाया. सेकेंड पैराग्राफ में शॉर्ट रन का डेफिनेशन. शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम which in which only variable factor can be varied while the quantity of fixed factor remains unaltered. मतलब शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स भी होते हैं और कुछ वेरिएबल भी होते हैं, मतलब दोनों कॉस्ट होते हैं. लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम in which the quantity of all factors may vary. In other words, all factors become variable in the long run. पढ़ चुके हैं, मॉड्यूल में अंडरलाइन कर लो गाइस. हर एक लाइन टिक मार्क करवा रहा हूं मैं आपको, इससे ज्यादा इकोनॉमिक्स में और मैं कुछ नहीं दे सकता. नाउ थर्ड, इवन इफ द फर्म क्लोज डाउन फॉर सम टाइम इन द शॉर्ट रन, बराबर है, बट रिमेन्स इन द बिजनेस. तो गायब हो गया ना इधर.
even if the firm closed down for some time in the short run, यहां पर चाहिए तो लिख लो फिक्स कॉस्ट रिमेन्स इन द बिजनेस। हालांकि मैंने अपने नोट्स में भी लिखवा दिया है। चलो, तो फिक्स कॉस्ट विल रिमेन इन द बिजनेस। हेलो, ये अंडरलाइन हो गया? ओके, नाउ बाकी यहां पर इन सब में कुछ भी नहीं है। हाँ, ये डायग्राम के नीचे आ जाओ, शॉर्ट एंड टोटल कॉस्ट कर्व, पेज नंबर 3.33 है। डायग्राम के नीचे सेकेंड पैराग्राफ में ये कौन सा लाइन है देख लो आप जरा। इट शुड बी नोटेड दैट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली इंक्रीजेस at decreasing rate and then increasing rate with increase in output। मतलब पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है, मतलब यू शेप। और ये वाली लाइन, टोटल कॉस्ट कर्व हैज बीन ऑब्टेन्ड by adding vertically the total fixed cost and the total variable cost। मतलब फॉर्मूला TC is equal to TFC plus TVC। यार ये क्या है, ये तो बकवास है, नहीं भी करोगे तो चलेगा। ने क्यों हाईलाइट किया भगवान जाने। एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी फॉर्मूला में आपको बता चुका हूं, बराबर। फॉर्मूला वगैरह हम सब लिख चुके हैं। TFC इज नथिंग बट TFC डिवाइड बाय क्वांटिटी, बराबर। नाउ लास्ट लाइन देखो, इट विल स्लोप डाउनवर्ड, बराबर, थ्रू इट्स लेंथ बट नॉट टच टू एक्स एक्सिस। AFC कैन नॉट बी जीरो, मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया है। AVC का फॉर्मूला भी दिया है, TVC डिवाइड बाय क्वांटिटी। लास्ट लाइन, AVC cost curve, it will fall first, then reach to the minimum and then rise। पहले फॉल होंगे, मिनिमम पे जाएंगे और फिर राइज होंगे, यू शेप। ATC, ATC का दो फॉर्मूला है, मैंने भी आपको लिखवा दिया है। ATC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC और ATC इज इक्वल टू TC डिवाइड बाय क्वांटिटी। हेलो, मिला आपको? Yes, sir. हाँ, ये अंडरलाइन कर लो। यहां पर देखो, एवरेज टोटल कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, एवरेज टोटल कॉस्ट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन वेरिएबल कॉस्ट एंड द एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, बराबर। नाउ फिर देयरफॉर ATC कर्व फर्स्ट फॉल्स, reaches to its minimum and then rise, U shape। मार्जिनल कॉस्ट का डेफिनेशन देख लो। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय द प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द आउटपुट, बराबर, मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट। नाउ अब बीच में बहुत सारा एग्जांपल दिया, कोई काम का नहीं है। नाउ देखो, मार्जिनल कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड है, तो मार्जिनल कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। हेलो, फिक्स कॉस्ट तेरे से कोई लेना देना नहीं। आगे देखो, इट इज द ओनली वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट है क्या, वेरिएबल कॉस्ट ही तो है, कल ही बता दिया था, कम से कम आधा घंटा तो मैं मार्जिनल कॉस्ट डिस्कस। मार्जिनल कॉस्ट इज इन द फैक्ट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, कोई लिखा है तो आपको को फॉर्मूला भी मिल जाएगा यहां। चेंज इन टोटल कॉस्ट, ये वाला फॉर्मूला भी लिखवाया मैंने, ये वाला फॉर्मूला भी लिखवा दिया। हेलो, एक और फॉर्मूला है जो यहां मिसिंग है, जो मैंने तो आपको लिखवा दिया है, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन कॉस्ट, तो इसमें नहीं लिखा है ना, ठीक है। ये टेबल कोई जरूरत नहीं है, ये भी कोई जरूरत नहीं है। ये जो रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट है मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। नाउ बस, तो कैन आई से अब सीधे सीधे हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे आने वाले हैं। हेलो,
Yes, sir. Yes. Now, अब understand long run average cost curve. पहले थोड़ा लॉजिकली चलते हैं, फिर देखते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या कहता है. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. Hey guys, what is the difference between long run and short run? फिक्स कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट. लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. नहीं होगा. तो आ जाओ जरा देखें. सेम यही डायग्राम बनेगा दोस्तों, सेम यही डायग्राम. क्या बात करो, अरे तो लास्ट टाइम देखो हमने शॉर्ट रन से ही तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को बनाया था. ये लॉन्ग रन टोटल था, अब जो बना रहे हैं वो लॉन्ग रन एवरेज है. हेलो. Yes, sir. यस. नाउ तो सेम शेप रहेगा जो एवरेज कॉस्ट है. शॉर्ट रन से ही लॉन्ग रन निकला है, तो अब अंडरस्टैंड, प्लीज सुनना प्लीज सुनना प्लीज सुनना. अंडरस्टैंड. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. जरा ध्यान देना, ठीक है? प्लीज प्लीज. पहले ओवरऑल देख लेते हैं ये कर्व कैसा है, के बाद आगे बढ़ते हैं. वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, कॉस्ट और आउटपुट. ओके, ध्यान दो, आप ही मुझे आंसर्स देंगे. मुझे बताओ ये जो चार कर्व्स हैं बराबर, ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक. सबसे पहले क्या ये ब्लैक वाला एएफसी कर्व लॉन्ग रन में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. नहीं होगा. क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट नहीं होता. तो जब फिक्स कॉस्ट ही नहीं होता तो एवरेज कैसे हो सकता है? हेलो, लॉजिकल है. तो एएफसी नहीं होगा, छोड़ दो, तो हम भी नहीं बनाएंगे. क्या वेरिएबल कॉस्ट होगा कि नहीं होगा? ब्लू वाला कब होगा कि नहीं होगा? वेरिएबल कॉस्ट होगा कि नहीं होगा?